गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम प्रेजेंट हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जो कि है क्लास 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक। अपना है डी एंड एफ ब्लॉक एंड माई सेल्फ ज्ञानेंद्र पांडे और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज हम इस चैप्टर को देखेंगे बच्चों, जानेंगे समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में, क्या कुछ खास है। और हालांकि लोअर क्लास में जो लोअर क्लास मतलब जो +1 11th क्लास में एस पी ब्लॉक आपने ज़रूर बेहद से पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी आपने ज़रूर प्राप्त की होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक टॉपिक भी था आपके क्लास 11th के केमिस्ट्री में, तो उसमें बच्चा बेसिक वगैरह पढ़ता है, उसमें जानकारी होती है कि एस पी ब्लॉक डी ब्लॉक कैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक हैं, फिर एक्सट्रीम राइट साइड में पी ब्लॉक हैं। एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं कलेक्टिवली। बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लोअर ब्लॉक में एफ ब्लॉक रखे जाते हैं लोअर मोस्ट में। तो इस तरीके से आपने अपने लोअर क्लास 11th क्लास में जानकारी हासिल की होगी। और आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लास 12th में डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, और फिर हम फर्दर एफ ब्लॉक, मतलब कलेक्टिवली डी और एफ ब्लॉक से रिलेटेड ये टॉपिक चैप्टर रहता है। और ये काफ़ी बेहद आवश्यक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपकी इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में। हालांकि 7 से 8 नंबर का ये मार्कअप स्कीम रहता है इस चैप्टर का। 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर एक ऑक्यूपाई करता है अपनी जगह। तो काफ़ी बेहद क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, आप जानते हैं इसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आस्क होते हैं। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, और जानेंगे कि डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, सबसे पहले डी ब्लॉक जो है बच्चों, इसमें जैसे यहाँ पे लिख रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ नॉर्मल बातें भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि डी ब्लॉक इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक हम कैसे पता करते थे। आपने क्लास 11th में ये आपको पता होगा, पढ़ाया गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो ब्लॉक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है, वो एलिमेंट उस ब्लॉक का होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए सोडियम ले लेता हूं, इसका 11 एटॉमिक नंबर है आपका। तो ये क्या आता है बच्चों, लास्ट में आप देखते होंगे कि नियॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं, नियॉन और 3s1 3s1 है ना। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, दूसरों में हीलियम वगैरह है। जैसे आप एक्सपेंड करके भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सोडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट जो पिछला वाला नोबल गैस बीटा है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नियॉन को मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। और 3s1, ये बताइए बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस सबशेल में। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये बेसिक बातें हैं ये। तो अब ये बताइए डी ब्लॉक इसको क्यों कहा गया होगा, जरूर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया होगा। समझ आ रही है बात। जैसे मैं क्लियरली, चलिए यहीं पे बता देता हूं आपको। जैसे डी ब्लॉक इसमें देख लेते हैं कि इनका जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हर ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए थे, आपको पता होगा। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों। किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंस शेल, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको मैं क्लियरली एक नोट पैड लेकर बता देता हूं बच्चों, अलग से हम एक स्क्रीन ले लेते हैं और उसमें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे बच्चों, यहां पर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा था।
जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एटम होता है, जैसे मान लो कोई भी एटम है तो उसमें न्यूक्लियस होती है, फिर ऐसे शेल चला करती हैं, ठीक है। तो जो मान लो ये लास्ट वाली शेल है, ये लास्ट शेल है, फिर ये सेकंड लास्ट शेल है, सेकंड लास्ट, और दैट मीन फर्दर ऐसे चलती रहती है। लास्ट शेल को आप क्या बोलते थे बच्चों? वैलेंस शेल। लास्ट शेल को आप बोलते थे वैलेंस शेल। सेकंड लास्ट को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। और थर्ड लास्ट को क्या बोलते हैं बच्चा? एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है बाबू। तो वैलेंस शेल का सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रही है बच्चों बात? तो जो डी ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या है? n-d 1 से 10, ns 1 से 2, ये होता है। समझ आ रही है? n-1 d 1 to 10 और ns 1 से 2, ये आपका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब डी ब्लॉक के सभी श्रेणी के एलिमेंट्स का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन यही फॉलो करेंगे ये लोग। समझ आ रही है बात? इस तरीके से। एक सवाल और आता है बच्चों, डी ब्लॉक जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक है। इधर क्या है? पी ब्लॉक है। बीच में है डी ब्लॉक, और यहां पर एफ ब्लॉक है। तो एक बात बताओ, एस और पी दोनों के ये बीच में है, तो एस में मेटल्स प्लेस किए गए हैं, पी में मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स तीनों का मिक्सचर है। इनके बीच में ये है, तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टी ये रखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। और इसमें मोस्ट ऑफ मेटल्स ही हैं, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल। दोनों ब्लॉक के बीच ब्रिज की तरह काम करता है। क्वेश्चन आपके वेरिएबल तरीके से आस्क हो सकते हैं। D block is acting like link between two blocks, that is S and P block. It is act like bridge between both दो blocks, ठीक है। तो इस तरीके से है। एक बात और है, ये तो चलो ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें है, ज़्यादातर मेटल्स ही हैं, तो ये बातें हो गई। एक बातें और हैं बच्चों, वो क्या है कि इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? जैसे ये तो आप अभी मैंने बताया, आप कह सकते हो ट्रांजिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के बीच में है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में इनको प्लेस किया गया, तो इनमें दोनों ब्लॉक की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। लेकिन एक और रीजन, इसका पुख्ता रीजन और है, वो ये है बच्चों कि इसमें होता क्या है ना कि ऐसे एलिमेंट्स, बात समझिएगा, ये तो चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं किस बात में हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल इनको क्यों कह रहे हैं? एस और पी के बीच में इनको रखा जाता है, तो इनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल तो है, लेकिन उनमें से भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कहलाते हैं? जिनका इनकम्प्लीटली डीफिल्ड होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। दोज एलिमेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दोज एलिमेंट्स विच हैव, अब दोज एलिमेंट्स में पूरा मत सोच लीजिएगा, डी ब्लॉक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनका डी सबशेल, उनका पेट भरा नहीं है, उसका डी सबसेल क्या है? खाली है, इनकम्प्लीट है। मतलब अधिकतम डी कितना आ सकता है डी में? 10। तो ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर हो गया सभी को? तो दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट
filled d sub cell are known as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बातें क्लियर होती चल रही हैं बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें तो मैंने थोड़ी बेसिक बताई, ठीक। अब मैं जरा आगे चलता हूं। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है बच्चों। अच्छा, एक बात है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं बच्चों। एक बात बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? 3s1। सो दैट द वेरी फर्स्ट नंबर इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मॉडर्न किसी भी एलिमेंट्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? उस पीरियड, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड बताता है। ये बातें आपको क्लियर है? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सोडियम। तो ऐसे ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक रखा गया है। समझ आ रही है मेरी बात? और पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। समझ आ रही है बात? मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्थान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है? ग्रुप 3 से 12 तक और पीरियड 4 से 7 तक। तो जाहिर सी बात है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये पीरियड नंबर 4 के जो एलिमेंट्स होंगे डी के परिप्रेक्ष्य में, डी मतलब पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 3, यहां से जो चलेंगे इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 4। अरे भाई, पीरियड 4 है ना, इनके लिए क्या होगा? 5, 6, 7। समझ आ रही बात? अच्छा, अब इसमें ये तो बात हुआ। अब ऐसे सुन लीजिए, डी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 3 से जितने भी इस सीरीज में एलिमेंट्स आते हैं, इनको स्पेशल नाम दिया गया है 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट्स, इनको क्या नाम दिया गया है? 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। अरे मैंने आपको बताया ना, इनका क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बात बताओ, ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट एन क्या बताता है? पीरियड नंबर। तो ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट जो चौथी पीरियड में होगा, उसके लिए उसका पेनल्टीमेट शेल का वैल्यू क्या होगा? एन से एक कम। तो चौथे पीरियड वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे? 3D सीरीज। एक कम डी वाले के हिसाब से बात होती है यहां पे। पांचवें के लिए क्या बोलेंगे? एक कम वाला डी, चौथा डी। ये बातें सब क्लियर हो गई आपको? अब मैं आपको बताना, अब हम देख लेते हैं, जरा चित्रण देख लीजिए कि एक्चुअली में सर इतनी बातें तो आपने बता दी, लेकिन एक्चुअली वो एलिमेंट्स से भी तो हमको रूबरू करवाइए। आइए अब देखते हैं एलिमेंट्स को। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप नोट करें इसको, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। 3D सीरीज में यहां पे देखेंगे 3D सीरीज होती है ठीक है। उसके बाद 4D सीरीज, फिर यहां पर 5D। अच्छा, यहां देखो, आपको देखो बच्चों, होती तो 4 हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे 4 सीरीज होती हैं डी ब्लॉक में, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली सीरीज है ना, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इवन क्लास 12 के केमिस्ट्री में, आगे मेंस नीट के भी सिलेबस में ये नहीं है। लास्ट सबसे वाली सीरीज जो 6D सीरीज है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो अपने लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो 3 सीरीज हैं, 3D, 4D और 5D सीरीज। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा,
ठीक। 5D सीरीज में देखो, ठीक ऐसे करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने एलिमेंट्स लिख दिया है। मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा, 4s वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, 3D लिखूंगा। फिर इसमें क्या लिखूंगा देखेंगे, एटॉमिक नंबर हो गया, उसके बाद 5s 4D, ठीक है, 3D 5s 4D, ठीक है, 6x 5D, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिए, अब जरा सा ध्यान दे लेंगे। 4s 3D 5s 4D 6, हाँ यहां देखेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से इस पे आपको बेहद नजर जमा के रखनी है। आप साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो, इसको रिलेट करने में आसानी होगी, बड़े ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये देखो 3D सीरीज क्यों कह रहा हूं, चौथे पीरियड के लिए D का वैल्यू क्या होगा 3, पांचवें के लिए 4 होगा, छठवें के लिए 5 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो बच्चों, 21 22 23 24 25 और ऐसे बढ़ते चलेगा। समझ आ रही है बात? हाँ, अब ये देखें, इसमें 18 जोड़ दें, 21 में 18 जोड़ोगे क्या होगा 39, ठीक है, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, इसमें फिर 18 जोड़ दो, 39 में 18 जोड़ेंगे क्या आएगा 57। अब ये देखो, इनके बाद आएगा 72, ठीक। मैं अभी आपको बताता हूं, हालांकि ये सारी बातें 11th में हुई हैं। ठीक, अब आपको समझ आ गया। ये आप सोच रहे होंगे ये जंप कैसे हो गया बच्चों, ये यहां पर आती है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज आती है और वो इसके बीच में भरती है, जो कि होती है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक। समझ आ रही बात? एफ ब्लॉक में उसके बारे में बात करेंगे, यहां पे फिलहाल हम डी ब्लॉक पे ध्यान दे रहे हैं। ये बातें हुई। अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन सीरीज, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी में जाता है और एफ ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट के एफ में जाता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो यहां पे देखो 21 को कैसे लिख सकते हो 21, तो ये देखो। अच्छा, मैं पहले एक्सेप्शन बता देता हूं। देखो, मैं जहां जहां स्टार लगा रहा हूं उन पे एक्सेप्शन है, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं ठीक, और यहां 2 पर एक्सेप्शन है, और ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते ही नहीं हैं, इनके बारे में बात करूंगा अभी। ये देखो 21 को क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो बड़ा आराम से जिंगल बनेगा बच्चों। 21 को 21, यहां पे देखिए सभी ध्यान दीजिए, 21 22, 23 को क्या लिख सकता हूं 23, अब देखो 24 नहीं 15, ठीक 15। उसके बाद यहां पे क्या आएगा 25 26 27 28 और 29 नहीं 110, और यहां पर 210। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे की बात हम लेक्चर में करेंगे, ठीक है। स्वागत है बच्चों आपको, आपका फिर से, और ये हम दूसरे लेक्चर के साथ प्रेजेंट हैं। आइए बच्चों बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था हम सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम पूरी फिलिंग कर चुके थे इलेक्ट्रॉन्स की,
और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर में जो नॉर्मल ट्रेंड था वो फॉलो नहीं हुआ, दूसरा हुआ। यहाँ पर होना चाहिए था 2.4 और यहाँ पे होना चाहिए था 2.9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1.5 और 1.10 हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। आपने ये 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये जानकारी हासिल की होगी, जिसमें आपने रूल वगैरह पढ़े होंगे, हुंड, पॉली और उसके बाद ऑफबाउ के रूल पढ़े होंगे। फिर आप वहाँ पे आपने जाना होगा कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का सिमेट्री अच्छी बनती है और वो ज़्यादा सुव्यवस्थित और सुगम महसूस करते हैं, वो लोग स्टेबल फील करते हैं। इसलिए ये होड़ लगी है, आप जानते हैं सारे एलिमेंट्स के बीच में होड़ लगी रहती है स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वो लोग हो पाएगा तो जरूर उसका प्रयास ये करते हैं, इसीलिए इनने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव किया। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे जरा ध्यान देंगे, यहां पर आया 2.1 और 2.2, 2.1 और 2.2। अब यहां क्या आना चाहिए था? 2.3। नॉर्मल ट्रेंड से यहां 2.3 आना चाहिए था, लेकिन 2.3 ना होकर क्या होता है? 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। अच्छा, एक्सेप्शन के भी हिसाब से मैं चल रहा हूं, तो 1.8 के बाद क्या लिखना चाहिए था मुझे? 1.9, लेकिन क्या लिखूंगा? 0.10। पहले से ही एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, तो ये वीर आदमी है। चलो 1.8, 0.10, इसका क्या लिखेंगे? 1.10, इसका क्या लिखेंगे? 2.10। समझ आई बात? अच्छा, यहां देखो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। अच्छा, 2.7 है तो यहां क्या होना चाहिए? 2.8, लेकिन क्या होता है? 1.9। यहां पर 2.8, 2.10, तो यहां पे हम क्या कर दिए? 2.10 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, यहां पे 1.10 आ गया, ठीक। और यहां पे 2.10, 1.10, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपके लिए ये पूरी सीरीज तैयार हो गई बच्चों, ठीक है। आपने इसमें देखा। अब कुछ देखो, अब बेहद कुछ जरूरी बातें सुन लीजिए। यहां पर आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों? देखिए, ये ज्यादा बेहतर महसूस करता है 2.3 रखने में, क्योंकि ये 2.3 रखता तो ये हाफ फील्ड से दूर रहता। 3 से 5 की दूरी ज्यादा है और 4 से 5 की दूरी पास है, तो इसीलिए ठीक है। आप सोच रहे होंगे 4 करके भी उसको क्या मिला? अरे नहीं मिला, लेकिन ये हाफ फील्ड के करीब हो गया ना, इसलिए इसने 1.4 एक्वायर किया। 1.5 और 1.6, 1.7, 1.8। अब एक बात बताओ, 1.9 के पास व्यवस्था बन रहा था 9 को 10 होने से, तो उसने अपने 5s को 0 कर दिया और 10 पहुंच गया डी वाले में। तो जब भी मैं कह रहा हूं, जब भी एस और डी को हाफ फील्ड और फुल फील्ड जब भी कहीं संभव होगा तो किया जाएगा एलिमेंट्स के द्वारा, ये बात याद रखेंगे। अच्छा सुनो बच्चों, इन तीनों को दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन काफी प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल। समझ आ रही मेरी बात? और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता था? अभी मैं लिखवाया था, जिसका इनकम्प्लीट डी हो, लेकिन इनका देखो सबका डी भरा है, 88 मोटा पेट, ठीक है, तो मतलब पेट भरा हुआ है इस तरीके से। अच्छा, ये जो हैं सुनो, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे आर नोन एज कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल। इन तीनों को कॉइनेज मेटल्स नाम से समझ गए होंगे, इनसे कॉइन बनाए जाते हैं। आप जानते होंगे राजा महाराजाओं के समय से, पुराने समय से चांदी के, सोने के, ये सब सिक्के शुरू से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि बनते थे पुराने समय में। और आज भी
आज का सिक्का तो आप जान रहे हो बच्चों एलॉय है, स्टील वगैरह और उससे एलॉय कई सारे मेटल्स के मिक्सचर से बनता है जो हम आज सिक्का यूज करते हैं। तो दे आर कंसीडर्ड एज कॉइनेज मेटल्स, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये दोनों क्वेश्चंस आपके नोट होने चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, अब तो ठीक ही है। इसमें आप अच्छा याद करने के बारे में सुन लो बच्चों। आप सोच रहे होंगे याद कैसे होगा सर, आपने कैसे लिख दिया। हम बता दे रहे हैं, एक जिंगल सुन लो। जैसे यहाँ पे तो आप सुन रहे हो, साइंस टीचर वेरी क्रूअर, मांगे फीस कोई ना करे जमा, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक जर्नब नाम का लड़का है, हमने ये बात आपको पहले बताई भी थी। वाय जर्नब मुंह तक रियू रे पढ़ AGCD। तो कैसी, क्या पढ़, ABCD नहीं, AGCD। तो एक जर्नब नाम का लड़का है, उसका टीचर उससे बोल रहे हैं कि क्यों मेरे मुंह को देख रहे हो। वाय जर्नब मुंह तक रियू रे, रियू तो रियू में यू आ रहा है स्वर में, और रेह में रेह, समझ रहे हो ना, H आ रहा है, पढ़ AGCD। अब देखो कुछ माफियों की टोली आ गई है, तो वो क्या कह रहे हैं, ला हफ्ता डब्लू रे। किससे हफ्ता मांग रहे हैं, डब्लू से। अच्छा, आप जानते हो दुनिया के बेशकीमती नगीने ये हैं, आप जान रहे हैं, मतलब दुनिया में सबसे महंगे प्रीशियस एलिमेंट्स कहते हैं इनको। ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ये सब प्रीशियस एलिमेंट्स हैं। इरिडियम बहुत महंगा मिलता है बच्चों, आप जानते हो प्लेटिनम और गोल्ड की ज्वेलरी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बात बताओ, अब ये एलिमेंट्स का माफिया है तो इसको पैसे से मोह नहीं है भाई। जब इसके संगी साथी को ही दुनिया ज्वेलरी बनाकर पहनती है, तो भाई इनने डाका डाल दिया, कह दिया कि भाई हमको प्रीशियस एलिमेंट्स का हफ्ता चाहिए। तो ला हफ्ता डब्लू रे, और हफ्ता किस में मांगेगा, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकुरी। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, इतना कष्ट कर लो। तो हालांकि आपका एक में कितने होते हैं एलिमेंट्स, 10 है ना, एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, तो ये 30 आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप बहुत आसानी से ध्यान रखते हैं। आप जानते हैं कि जो मरकुरी होता है एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, और नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है ब्रोमीन है, आप जानते होंगे। चलिए ये सारी बातें हो गई, आगे चलता हूं। अब हम जरा से उस स्लाइड को तो भूल ही गए बच्चों, उस स्लाइड को भी जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें एक बार। ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 to 12 ग्रुप, पीरियोडिक टेबल नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन N2। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। क्विकली रिवीजन, ट्रांजिशन स्टेट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बच्चों, और ये सारी बातें एक एक करके हम पढ़ने भी वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान देख लीजिए, 3 से 12 के बीच में इनको रखा जाता है। और यहाँ पे देखो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पीरियड, ठीक इस तरीके से इसको रखा जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल है, इधर अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर 2 नोबल गैसेज 18वीं ग्रुप की होती है। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन को क्या कहते हैं, बोरॉन को उसी नाम से जानते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन को बोलते हैं निकोजेंस, चाल्कोगेंस, ठीक है। इस तरीके से आप जानते हो ये सारी बातें। 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D, देखो ये सारी बातें लिख रखी हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअर, जैसा भी हमने समझाया। वाय जर्नम मुंह तकरियो, ला हफ्ता डब्लू, इस तरीके से आपको देखना है। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज, सारी बातें मैं अभी बता चुका हूँ, वही सारी बातें हैं। क्विकली रिवीजन हम देख रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन CD सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन को 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन को 5D सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को 6D सीरीज। पहली ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जाती है। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक जाती है। फिर लैंथनम 57 से हफनियम 72 और मरकुरी 80 तक। फिर ये एक्टीनियम है और रदरफोर्डियम है, और इस तरीके से है आगे। चलें, हाँ ये देख लें। एलिमेंट्स विच आर पार्शियल फिल्ड पेनल्टी मेड डिस्चार्ज इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहते हैं जिनका डी सबशेल भरा नहीं होना चाहिए। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन हो ये जरूरी नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकुरी डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है,
चलिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं पार्शियल फील्ड डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट फॉलो दी जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। अच्छा, अब सुनो बच्चों ध्यान से, जरा हम अपने वापस से नोट पैड पे चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिल के सच्चों, अब ध्यान दो। ये सारी बातें अभी की, अब जरा सा थीम को करते हैं चेंज और चलते हैं ब्लैक वाले मार्कर पे। अब आपको बेहद सही दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए, हमने बेसिक जानकारी सब ले चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक मैं पॉज करता हूं, अगले वाले वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज हम प्रेजेंट एक नए लेक्चर के साथ, जो कि है क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर DNN ब्लॉक, माई सेल्फ ज्ञानेंद्र पांडे। और आज हम देखेंगे, हमने कुछ लास्ट क्लास में बात कर रखी थी, हमने बेसिक्स समझा था डी ब्लॉक के बारे में, और आज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जर्नल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, और बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप इन सारी प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, तो आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा। प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट क्लास में एक बात सुन लीजिए बच्चों, यहां पर आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आपने हमने इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसको बनाया है, उसमें हमने सारी डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन बेसिक्स के बारे में बात की है। आप पहले उसको रीच आउट करें और फिर फर्दर आप इसको आके कंटिन्यू करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसमें हमारे लिए पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो साइज हम 3D सीरीज, देखिए बच्चों हमारे लिए मेन तो 3 ही सीरीज हैं, और अब अभी आप देखेंगे हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हमारे लिए उन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो केंद्र बना रहेगा वो रहेगा 3D सीरीज। तो 3D सीरीज के लिए इसके रिस्पेक्ट में ही आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक साइज में पहले आपको 3D सीरीज के लिए बताऊंगा, और फिर हम 3D 4D और 5D के लिए कंपेयर करके पढ़ लेंगे। तो 3D सीरीज आपकी क्या होती है, पहले लिख देता हूं। अच्छा, ये थोड़ा सा इधर से लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो एक सेकेंड यार, थोड़ा इधर से करके लिख देता हूं, रुक जाओ। ठीक, अब यहां पे देखेंगे बच्चों, हम इसमें क्या ट्रेंड देखते हैं कि स्कैंडियम से लेकर यहां पे देखो। अच्छा, आप जानते हो, आप एटॉमिक साइज पढ़ाने से पहले 11th क्लास में भी ये पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर था, उसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक साइज को पढ़ते वक्त अगर एटॉमिक साइज का हम नॉलेज ले रहे हैं तो उससे पहले 2 बातों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, और एक है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, अरे सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। समझ आ रही है बात?
जेड इफेक्टिव क्या है? किसी भी एटम में, किसी भी एटम में, जैसे मान लो यहां सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन महसूस करता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या दिया गया है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको जेड इफेक्टिव से दिखाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एनी एटॉमिक स्पीसीज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, जैसे मान लो ये अंदर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है एक समय के लिए, केवल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अच्छा खासा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस के द्वारा। लेकिन बड़े एटम्स में, जैसे जैसे हम बड़े एटम्स की तरफ जाएंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी भरते चलेंगे, तो उन बड़े एटम में अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद जैसे केवल मान लो पहले ये था, फिर बड़ा इलेक्ट्रॉन हुआ, सॉरी बड़ा एटम हुआ तो इलेक्ट्रॉन भरता चला गया। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इस कंडीशन में, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब क्या उतना अट्रैक्शन फील कर पाएगा जैसे वो पहले करता था? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहां और यहां की स्थिति बदल चुकी है। यहां पर केवल न्यूक्लियस था और केवल इलेक्ट्रॉन था, मजे से संबंध बना हुआ था। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अब इनके बीच में तकरार आ गई है। ठीक है, इनके बीच में तकरार आ गई है। अब इनके बीच में कुछ छोटे मोटे और इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब ये सब नेगेटिव हैं, इनका आपस में रिपल्शन भी शुरू होगा और ये आपस में भी लगाएंगे और सब मिलकर इस बाहर वाले को भी भगाएंगे दूर। तो यही बच्चों, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। एटॉमिक साइज बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी था, तो आपको क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एनी एटॉमिक सिस्टम इज नोन एज जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो मिलकर रिपल्शन लगाते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक छत्र न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फील करता है वो जेड इफेक्टिव है। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस में लगाया जाता है। अब देखो इसका यूज कैसे हो रहा है। एक बात बताओ बच्चों, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स आप जानते होंगे। लेफ्ट टू राइट जाने में कहा जाता है कि एटॉमिक साइज घटती है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। टॉप टू बॉटम इसलिए बढ़ती है क्योंकि शेल नंबर बढ़ता है, ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, तो साइज बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक बात बताओ बच्चों, किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसकी साइज बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटी होगी। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस की बहुत अच्छी पकड़ है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो अच्छी पकड़ है तो दूर जाने देगा, और आउटर इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वही आउटर शेल होता है, और जब इस आउटर इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है साइज बढ़ेगा, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो साइज बढ़ेगा, और इतने ही पे फिक्स रहेगा तो साइज उतना ही रहेगा। तो अगर न्यूक्लियस पकड़ के रखा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो साइज बढ़ने नहीं देगा। तो लेफ्ट टू राइट ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा क्या जाता है, ये प्रूफ भी है कि साइज घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो देखो लेफ्ट टू राइट, यहां तो जर्नल ट्रेंड फॉलो होता है बच्चों। स्कैंडियम से लेकर आयरन तक तो घटता है, इनका बराबर होता है और फिर बढ़ जाता है। ये क्या करिश्मा हो गया। देखो सिंपल बात है, अब आप बेहद समझ, अब हम ये दो जब समझ चुके हैं तो यहां पे दिक्कत नहीं होगी। घटने का रीजन क्या होगा? मैंने बताया था साइज घटता क्यों है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा। तो ऐसा यहां कहा जाता है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर सिग्मा। सिग्मा कोई अलग चीज नहीं है बच्चों। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को एक कांस्टेंट नाम दिया गया है सिग्मा। मतलब
स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट किस हद तक हो रहा है इसको कौन बताता है? सिग्मा। तो सिग्मा कोई नई चीज़ नहीं है, घबराइएगा मत। मतलब सिग्मा ज़्यादा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा, कम तो कम। ठीक, तो यहां ऐसा कहा जाता है कि रिपल्शन पर अट्रैक्शन डोमिनेट हुआ तो साइज घट गई। यहां बराबर होने का रीजन क्या दिया जाता है कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा बराबर हो गए, और यहां पे साइज बढ़ने का मतलब क्या है? सुनो बच्चों, जब ये मिलकर बाहर वाले को और धकेलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बढ़ाएंगे, अंदर से धकेल रहे हैं बाहर वालों को, तो यहां क्या कहा जाएगा कि सिग्मा ज्यादा है किससे? तो ये 3D सीरीज का आपने ऑर्डर देखा। अब देखो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब देखेंगे, यहां पे देखो बी नंबर हमने 3D सीरीज का देखा, अब तीनों में कंपेयर करवा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, देखें यहां पे पाया गया तीनों सीरीज में 3D का कम और 4D और 5D का नियरली इक्वल। ये क्या हो गया? देखो बच्चों, क्या है, पीरियड्स ऐसे लगे हुए हैं, 3D सीरीज आती है, फिर 4D आती है, 5D, और आप जानते हैं रेगुलर ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, ये हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बातें हम बता चुके हैं आपको पहले भी, यहां पे सुनेंगे क्या ये करिश्मा है। देखो यहां 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, स्कैंड्रियम, यट्रियम, लेंथेनम। यहां देखो, अब यहां मत लगा देना, ये जो मैंने लिख दिया यहां नहीं लगा देना, ये वाला ऐसा मत लिख देना कि ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। स्कैंड्रियम का कम और यट्रियम और लेंथेनम का बराबर, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? बच्चों एक बात बताओ, मैंने कहा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। पुअर स्क्रीनिंग का मतलब देखो, स्क्रीनिंग का ऑर्डर में लिख देता हूं, SPDF, जिसमें S और P गुड स्क्रीनिंग करते हैं और D और F पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। यहां पर देखेंगे बच्चों कि ये जो है ना स्क्रीनिंग, क्या अभी मैंने बताया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहर को ढकेल रहे हैं, ठीक है, और इनर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन डालते हैं, वो स्क्रीनिंग है। तो होता क्या है, ये F देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाता है उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहां पर F की बात चल रही है। एक बात बताओ, F ब्लॉक एलिमेंट्स को F ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि उन सारे एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाते होंगे। होता ये है बच्चों, F करता है बड़ी गंदी स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग। ये क्या करता है ना कि अपने से जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल्शन डाल ही नहीं पाता है, उन पे उनको भगा नहीं पाता है, स्क्रीनिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नहीं कर पाता। देखो बच्चों, दो बातें होंगी, अगर रिपल्शन नहीं होगा तो क्या डोमिनेट हो जाएगा? अट्रैक्शन। अगर हम F के इलेक्ट्रॉन थे और हम अपने बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम उस पर हम रिपल्शन नहीं डाल पा रहे थे, उन पे हम उस पर स्क्रीनिंग नहीं डाल पा रहे थे, तो अब न्यूक्लियस क्या कहेगा कि तुमसे ना हो पा रहा है, अब मैं डोमिनेट करूंगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये F का 14 F के 14 इलेक्ट्रॉन में से ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहीं पर 14 भरे हुए हैं। तो होता ये है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर वालों पर उतनी अच्छी स्क्रीनिंग या रिपल्शन नहीं कर पाते हैं। तो नहीं कर पाते हैं तो तुमसे रिपल्शन हो ही नहीं पाया, तुमको मौका दिया गया था, तो तुमसे ना हो पाएगा तो न्यूक्लियस क्या कहता है? तुमसे रिपल्शन नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा? अट्रैक्शन लगाने लगूंगा। तो ये अंदर वाले रिपल्शन लगा नहीं पाए, तो ये फिर खींचने लगता है और खींचते खींचते साइज कम कर देता है न्यूक्लियस, और खींचते 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 5D वालों का नियरली कहां तक खींचता है? जब तक 4D के बराबर नहीं हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया या इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब F के 14 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर आप उनसे जो बाहर इलेक्ट्रॉन थे उनको भगा नहीं पाया, रिपल्शन नहीं डाल पाया, स्क्रीनिंग नहीं कर पाया, तो फिर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट हो गया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर और खींचना स्टार्ट किया, उसने जेड इफेक्टिव बढ़ गया। दो ही बातें हैं बच्चों,
अभी इससे पहले मैंने यहाँ पर भी बताया, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन को फेड होना पड़ेगा, कोई एक ही डोमिनेट करेगा, और अगर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है तो अट्रैक्शन फेड होगा। ये बातें हो रही हैं। तो देखो बच्चों, एफ के, ये बताओ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, एफ के 14 इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग है, तो एफ के 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ना ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। अरे भाई, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के लिए एफ के 14 इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए, तभी ना वो पूरा स्क्रीन लगाएंगे और खींचेगा साइज। तो होता क्या, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होना, कम हो जाना। तो यहां पर क्या एफ के इलेक्ट्रॉन आते हैं, स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम में 57 और फिर ये 72। यहां पर एफ का कोई सबशेल ही नहीं होता है, आप जब इसमें फिलिंग करोगे इसमें डी सबशेल पे ही खत्म होगा, लेकिन इनके बीच में आते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन। आप याद करो ना, सीरियम 58 से लुटेशियम 71, ये 14 हैं, गिन लो आप। और ये कहां आते हैं, लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं लेंथेनॉइड्स। ये सारी बातें हम करेंगे भी आगे, लेकिन यहां सुन लो, ये जब फिनोमिना समझना है तो 14 इलेक्ट्रॉन इसके बाद आएंगे, और जब ये आएंगे तभी तो पुअर स्क्रीनिंग लगाएंगे, तो यहां नहीं लगती है। इसीलिए इसका अगर क्वेश्चन आ जाए स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम में कंपेयर साइज, तो सिंपल क्या लिखोगे, जर्नल ट्रेंड, स्कैंडियम छोटा, फिर यूट्रियम छोटा, सबसे बड़ा क्या, लेंथेनम, नॉर्मल ये वाला लिखोगे। लेकिन अगर इनके लिए पूछ लिया जाए, कंपेयर साइज बिटवीन टाइटेनियम, जर्केनियम एंड हफनियम, तो आपका आंसर क्या होगा, टाइटेनियम छोटा और जर्कोनियम और हफनियम का बराबर। ऐसा क्यों, अरे भैया इसके बाद लगती है, सुनो, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा ये इसके बाद लगेगा, इन पर लगेगा। स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम का नॉर्मल रहेगा, इसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन आए, और जब 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी वो पूरी पुअर स्क्रीन लगाएंगे, और तभी ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और तभी ये ट्रेंड फॉलो होगा। कौन सा वाला, ये वाला। तो ये फॉलो होने के लिए किसका होना जरूरी है, 14 इलेक्ट्रॉन्स का भी तो होना जरूरी है। समझ आ रही है बात। और अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इन तीनों में कंपेयर साइज करो, तो क्या लिखोगे, वेनेडियम का छोटा और नायोबियम और टेंटेलम का बराबर। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा साइज वाला कॉन्सेप्ट। अब जरा आगे चलते हैं, साइज हो चुका है पहला प्रॉपर्टी, ठीक। एक सुन लो और फिर हमारे लिए आज का ये इस वीडियो के लिए रहेगा लास्ट। देखो, सेकंड प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको। सेकंड प्रॉपर्टी है, पॉइंट टू बी नोटेड, आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी साइज देखी, और फिर हम देख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को बोलते हैं आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी, एंथैल्पी, पोटेंशियल, तीनों की सब एनर्जी की यूनिट ही होती हैं। पोटेंशियल वोल्ट में आ जाता है, और एंथैल्पी हीट फॉर्मेशन थर्मो में आप देखते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दे, घबराना नहीं है, सब एक ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है आप जानते होंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो, इसमें हम 3D सीरीज के लिए केवल देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे तीनों के लिए। एक बात बताओ, इसमें क्या होता है, लिख दो। ठीक, अब यहां देखेंगे बच्चों, यहां पर ये एनसीईआरटी से डेटा हमने उठाया है। टाइटेनियम को आप रखोगे क्रोमियम और मैंगनीज के बीच, कोबाल्ट को रखोगे जिंक से पहले, और आयरन को रखोगे कोबाल्ट के बाद। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चलो मेरे साथ बताओ। टाइटेनियम तो अब आगे जा चुका है, तो यहां पे क्या आया, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, मैंने क्या बोला, कोबाल्ट पहले, फिर आयरन, फिर जिंक, ठीक। और लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। एनसीईआरटी से ये डेटा उठाए हैं बच्चों। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज।
समझ आ रही है बात? तो आपको केवल ये याद रखना है, टाइटेनियम को रखो क्रोमियम मैंगनीज के बीच, यहां पर बना दो कॉफी, मैं तो ध्यान ऐसे ही रखता हूं, यहां पे देखो कॉफी, कोफी, फिर जिंक, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब देखो तीनों के लिए देख लो, ये 3D सीरीज के लिए हो गया। अब तीनों सीरीज में जब आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों सीरीज के लिए पूछ दिया, तो 5D की ज्यादा, फिर 3D की और फिर 4D की, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। 5D की ज्यादा क्यों? अच्छा, इसका रीजन क्या दोगे ए बच्चों? ड्यू टू LC, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसीलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, न्यूक्लियस खींच के साइज कम कर देता है। एक बात बताओ, मेरी जरा सी बात सुन लो बस। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कोई एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए जो तुम बाहर से एनर्जी देते हो, वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। ऐसा एटम जिसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अगर पकड़ ज्यादा है, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है, तो क्या तुम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलवा लोगे इसमें से? अरे बताइए आप, इसका पकड़ ज्यादा है बाहरी इलेक्ट्रॉन पे और तुम यहां बैठे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, क्या आप निकाल लेंगे? क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसने बाहर वाले को पकड़ के रखा है, तुम नहीं निकालने देगा, तुमको एक्स्ट्रा मेहनत, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, इसमें 5D में पहले ही से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इनके न्यूक्लियस ने बाहर को वैसे ही खींच के रखा है, क्योंकि अंदर वाले 14 इलेक्ट्रॉन तो भगा ही नहीं पाए, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाती है? 5D सीरीज की। फिर 3D 4D, याद रखना 5 3 4 है, 5 4 3 नहीं है, ठीक। ये आपको समझ आया कि इनकी सबसे ज्यादा क्यों है 5D सीरीज की? क्योंकि इनके 14 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले रिपल्शन लगा ही नहीं पाए, जिनकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डोमिनेट हो गया, और अब न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, तो अब तुमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज की सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों, इस वाले लेक्चर में इतना ही, और हम अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट है नए लेक्चर के साथ। इससे प्रीवियसली हमने 3 लेक्चर्स आपके सामने क्लियर किए थे। आइए देखते हैं आगे कुछ बात करेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्रॉपर्टी तक डिस्कस किया था। अब देखेंगे हमको थर्ड प्रॉपर्टी से देखना है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके लिए डेंसिटी। बड़ी आसान प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो कम वॉल्यूम में मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास ऑक्यूपाई करते हैं। एक बात बताइए, जैसे बच्चों एक बहुत बड़ी वुडन टेबल रखी है, चाहे छोटा सा कोई पैक टेबल रखा हुआ है जस्ट, तो वो कम वॉल्यूम में, कम जगह में ज़्यादा मास एक्वायर करेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो डेंसिटी क्या है? जैसे इसमें देखेंगे 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज जो होती है इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे देखो किस तरीके से ध्यान दोगे। ये जो जिंक है ना, जिंक को उठाकर आप लेकर आओगे, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच लगा दोगे, सिंपल। जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, वॉल्ट, निकर, कॉपर, जिंक। समझ आ रही मेरी बात? अरे यहाँ जिंक नहीं लिखेंगे, अब तो केवल कॉपर ही है। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। क्यों? मास बाय वॉल्यूम बढ़ता है। इसको याद रखें, 3D सीरीज के डेंसिटी का ऑर्डर है ये। केवल इतना याद रखना है, जिंक को उठा के रखोगे वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में यहाँ पर, और ये हम चलते चलेंगे। तो केवल 3D सीरीज के लिए इसमें। अब देखो बच्चों, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। ये हमारी तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है, चौथी वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ये है आपके लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन।
हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होगा, आप चाहें तो डेफिनेशन सुन लें कि एक मूल बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू गैसियस फेज इज नोन एज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसके लिए बड़ा मजेदार ऑर्डर है, आप जरा ध्यान दीजिए बच्चों, और थोड़ा सा जिंगल बताएंगे बढ़िया वाला, कॉपरेट करें आप। तो यहां पर है ठीक। तो यहां पे देखो बच्चों, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, क्योंकि बच्चों जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, मैंने जैसे आपको बताया हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, सुन लेंगे, ये 3D सीरीज के लिए लिखा है मैंने। हीट ऑफ एटोमाइजेशन जैसे मैंने बताया, एक मूल बॉन्ड को आप कितना एनर्जी दें कि वो टूट भी जाए और गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए, तो वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती है। अब हीट ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा इनका जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होता है, एक बात बताओ, बॉन्ड कौन बनाते हैं? आप जानते हो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, और जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन खाली होंगे तभी ना किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनती है, दूसरों से वो बॉन्ड ज़्यादा बनाते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनती है, बॉन्ड मजबूत बनते हैं। और एक बात बताओ, जब बॉन्ड मजबूत होंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी तोड़ने में देनी पड़ेगी कि कम? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, heat of atomization is directly proportional to number of unpaired electron is directly proportional to metallic bond strength। तो इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब इसके लिए जिंगल देखो बच्चों क्या होगा, जाने मन सुनो, यहाँ देखो, जाने मन सुनो, जानता हूँ लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, याद अच्छे से हो जाएगा। जाने मन सुनो, क्यों करती हो फिक्र, क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। तो इस तरीके से याद हो जाएगा बढ़िया से, जाने मन सुनो, क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं तेरे। यहां पे देखो क्यों में यू आ रहा है तो कॉपर में भी यू आ रहा है, करती में आर आ रहा है तो यहाँ भी आर आ रहा है, हो में यहाँ पे देखो क्यों में ऐसे कर लो, ओ कर लो, यहाँ क्यों में ओ कर लो तो ओ से कोबाल्ट का ओ, तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। समझ आई बात बच्चों? और इस तरीके से 3D सीरीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर हीट ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर पूछा जाता है। समझ आ रही है आपको बात? एक छोटा सा जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट और देख लो, बहुत छोटा सा, एक सीरीज है बस छोटी सी। मेल्टिंग पॉइंट आप हेडिंग लगाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। ये तो चौथी प्रॉपर्टी थी, पांचवी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज के लिए देखना है आपको, तो 3D सीरीज क्या होती है पहले लिख लो। और सुन लो, यहां देखेंगे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो मैंगनीज को उठाओ, और मैंगनीज को उठा को कहां रखोगे, सेकंड लास्ट से पहले
ऐसे याद रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का M और मैंगनीज का M। तो मैंगनीज को उठा के रखो सेकंड लास्ट से पहले, और सेकंड लास्ट से पहले रखोगे जब, तो क्या बनाओगे, ऑर्डर बनाओ जल्दी। स्कैंडियम, इस तरीके से। सुनो, एक बात और है इसमें, सुन लेंगे, ध्यान सुनो पहले। जैसे मेल्टिंग पॉइंट 3D सीरीज में सबसे पहले हमने क्या किया, मैंगनीज को उठा के रखा सेकंड लास्ट से पहले, सेकंड लास्ट से पहले रखा, तो अब क्या लिख दूं, जल्दी बताएंगे सभी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल। अब यहां पे देखो, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब देखो, क्रोमियम के बाद क्या लिखूं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल के बाद क्या लिखूं, मैंगनीज, और फिर निकल, मैंगनीज, कॉपर, जिंक। अब एक बात बताओ, ये भी हीट ऑफ एटोमाइजेशन जैसा ही है बच्चों, ध्यान देंगे। हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप एक बात बताओ बच्चों, जैसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा कि बॉन्ड मजबूत होगा तो बाहर से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी साथ ही है ये। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसको ज़्यादा एनर्जी दे रही है पिघलाने के लिए, उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पिघलने के लिए। तो एक बात बताओ, कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिनमें बॉन्ड मजबूत हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, बॉन्ड मजबूत किसके होंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके भी। अब यहाँ देखो, क्रोमियम में पूरे 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखो, क्रोमियम तक बढ़ा दो और फिर यहाँ पे घटा दो, देखोगे, ध्यान रखोगे, पहले मैंगनीज को उठा के कॉपर से पहले रखो, क्रोमियम तक बढ़ाओ, जिंक तक घटाओ, और अब देखो, अगर मैं पूरा मिक्सअप करूं, इंक्रीजिंग में लिखूं, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, ध्यान दो, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन। एक बार बताओ, आयरन के बाद क्या लिख दूं, स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेल्टिंग पॉइंट है 3D सीरीज के लिए। आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है, क्रोमियम का, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये बॉन्ड भी ज़्यादा बनाएंगे, इनके बॉन्ड मजबूत होंगे, तो बाहर से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। एक एक करके वीडियो की सीरीज़ है, आप उस पर ज़रूर नज़र डालें। अब हम नेक्स्ट फर्दर अगले लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू।